हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे और आज की क्लास में हम मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य, वो कहाँ के मूल निवासी थे। साथ ही हम वैदिक सभ्यता के विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से जो वैदिक काल है उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में ही मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। सभ्यता और संस्कृति का वह स्वरूप जिसकी अभिव्यक्ति मुख्यतः वैदिक साहित्य में हुई है, हमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति के रूप में ज्ञात है। जब सैंधव संस्कृति का विनाश हुआ, उसके पश्चात भारत में इस नवीन सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में हमें आर्यों की सभ्यता और संस्कृति की सामग्री की झलक मिलती है। वैदिक काल को दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। भारत में ऋग्वैदिक युगीन संस्कृति से जो मेल खाने वाले पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनमें गैरुवर्णीय मृतभांड, ताम्रपुंज और काले व लाल मृतभांड उल्लेखनीय हैं। उत्तर वैदिक युगीन पुरातात्विक साक्ष्यों में धूसर चित्रित मृतभांड विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं और साथ ही जो उत्तरी कृष्ण चमकीले मृतभांड हैं जो कि हमें कुषाण युग तक मिलते हैं, इस समय भी हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही माने जाते हैं और आर्य शब्द का प्रयोग आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में 36 बार हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है सुसंस्कृत और श्रेष्ठ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो आर्य शब्द है वो जाति बोधक नहीं है बल्कि गुणवाचक है और स्पष्ट है कि आर्य सभ्य थे और वो उच्च संस्कृति से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान की। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो अभी तक विवादास्पद है और निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। भारत को जो मूल निवास स्थान मानते हैं विद्वान, वो अपने अनेक तर्क इस संबंध में देते हैं। जैसे ऋग्वेद का भौगोलिक परिवेश और संदर्भ भारत के सप्त सैंधव प्रदेश से मिलता जुलता है, तो यही आर्यों का मूल प्रदेश था और यहीं से वे संपूर्ण भारत और पश्चिम में ईरान और यूरोप की ओर गए। और वैदिक साहित्य से भी हमें ये पता चलता है कि जो आर्य लोग थे वो सप्त सैंधव को अपनी मातृभूमि माना करते थे। इस क्षेत्र को उन्होंने देवकृत योनि या देव निर्मित देश की संज्ञा भी दी है। वैदिक संस्कृत का प्रभाव जो है वो भारतीय भाषाओं पर हमें अधिक दिखाई पड़ता है और यूरोप और एशिया की भाषाओं पर हमें कम नजर आता है। अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को, पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश यानी सरस्वती और दृष्टद्रति नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को, डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य देश को, एल.डी. कल ने कश्मीर को, डी.एस. त्रिदेव ने मुल्तान में देविका नदी के आसपास के क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव मानने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं वे बाल गंगाधर तिलक हैं। ऋग्वेद में एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा की स्तुति हमें मिलती है और ऋग्वेद में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन का वर्णन भी हमें मिलता है जो उत्तरी ध्रुव में ही संभव है। तो इन आधारों पर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव को बताया है। फ्लोरेंस के एक विद्वान फिलिपो सेसेटी ने सर्वप्रथम संस्कृत और अन्य यूरोपीय भाषाओं में साम्यता के आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो आर्य थे वो यूरोप के ही रहने वाले थे। सेसेटी के अलावा सर विलियम्स जॉन्स, पीगाइल्स, स्पेनका, नेहरिंग आदि ने भी विभिन्न तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर यूरोप को ही आर्यों का मूल निवास सिद्ध करने का प्रयास किया है। ऋग्वैदिक युग में भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में मुख्यतः अफगानिस्तान की कुबा या काबुल, स्वास्तु या स्वात,
क्रमु या कुर्रम और गोमती या गोमाल के अलावा सिंधु, सरस्वती, द्वष्टवती यानी घग्गर और शत्रुदी यानी सतलज, विपासा यानी व्यास, परुष्णी यानी रावी, अस्किनी यानी चेनाब और वितस्ता यानी झेलम नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। हिमालय और उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में मुजवंत, आर्जिक और सुलेमान तो हमें ज्ञात हैं, लेकिन जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमें ज्ञात नहीं है। गंगा यमुना के जो उल्लेख हैं वो भी हमें अत्यल्प मिलते हैं। तो ये विविध साक्ष्य इस तथ्य के परिचायक कहे जा सकते हैं कि इस समय वैदिक सभ्यता का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान, अविभक्त पंजाब और पश्चिमोत्तर राजस्थान तक सीमित थे और इसकी जो पूर्वी सीमा थी वो गंगा यमुना के दोआब से पहले तक ही ज्ञात है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युगीन भौगोलिक विस्तार की। तो उत्तर वैदिक युग में वैदिक सभ्यता और संस्कृति अफगानिस्तान और पंजाब की सीमाओं से निकलकर उत्तर पूर्वी और मध्य भारत तक फैलती हुई मिलती है हमें। और इन क्षेत्रों में विद्यमान विभिन्न जो जनपद हैं जैसे कुरु, पांचाल, विंध्य, काशी, कौशल, अंग, मगध, मत्स्य, शिवी आदि, इनका उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में हमें स्पष्ट रूप से मिलता है। दक्षिण में जो इसकी सीमा है वो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं तक स्वीकार की जा सकती है। शतपथ ब्राह्मण में आर्य सभ्यता के उत्तर पूर्व की और जो विस्तार का श्रेय है वो विदेद माधव नामक शासक को दिया गया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक युग में सामाजिक स्थिति की। तो वैदिक काल में सामाजिक जीवन की जो आधारभूत इकाई था वो परिवार ही था और उसका जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और विभिन्न पारिवारिक सदस्यों के लिए जो प्रयुक्त नपत्र शब्द है वो संयुक्त परिवार प्रथा के अस्तित्व की और ही संकेत हमें देता है। ऋग्वेद में हमें ऋजाशव और शून्यक्षेप की कथाएं मिलती हैं जो कि परिवार में पिता के निरंकुश अधिकारों का समर्थन करती हैं, लेकिन सामान्यतः विभिन्न पारिवारिक सदस्यों के प्रति पिता स्नेहपूर्ण व्यवहार ही रखा करता था। विवाह पवित्र और धार्मिक संस्कार के रूप में मान्य था और उसके माध्यम से व्यक्ति और समाज का उन्नयन किया जा सकता था। विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में हुआ करते थे, लेकिन अपने से भिन्न वर्ण में विवाह के साक्ष्य भी हमें इस समय उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें अनुलोम और प्रतिलोम कहा गया है और इनसे संबंधित उदाहरण भी ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से हमें मिलते हैं। ऋग्वेद में हालांकि पुत्र को अत्यधिक महत्व दिया गया है, लेकिन इस समय स्त्रियों की उन्नत स्थिति के संकेत भी हमें मिलते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, विश्ववारा जैसी विदुषियों के उल्लेख हमें ज्ञात हैं जो ऋग्वेदिक मंत्रों की रचयिता थी। समनो समारोह के माध्यम से लड़का और लड़की का परिचय और विवाह किया जाता था, जो इस तथ्य को भी प्रदर्शित करता है कि विवाह वयस्क होने पर ही किया जाता था। सामान्यतः एक ही विवाह का समाज में प्रचलन था, लेकिन इंद्र की पत्नी शुचि द्वारा अन्य पत्नियों को मारने और जुए में हारे हुए व्यक्ति की तुलना अनेक स्त्रियों से संतापित पुरुष के साथ करने जैसे उल्लेखों से हमें ये संभावना नजर आती है कि उच्च परिवारों में संभवतः बहुपत्नी परंपरा का भी प्रचलन रहा होगा। पुत्र के महत्व और धार्मिक कार्यों के संपादन में उसकी भूमिका के कारण नियोग प्रथा को भी मान्यता प्रदान की गई थी। सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पत्नी पति की भागीदार बनती थी। पिता की संपत्ति में यदि वो एकमात्र संतान थी तो उत्तराधिकारिणी थी। पुत्र के समान गुरु के पास गुरुकुल में जाकर उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो शिक्षा ग्रहण करती थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना का एक आधारभूत, मौलिक और विशिष्ट पक्ष कहा जा सकता है। ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति को बताया गया है। इस सूक्त को यदि हम छोड़ दें तो ऋग्वेद में अन्यत्र केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख ही हुआ है और शेष लोगों के लिए विष शब्द प्रयुक्त किया गया है।
ऋग्वैदिक काल में सोमरस और मदिरा का भी प्रयोग किया जाता था। हालांकि मदिरा पान को अपराध प्रेषक बताया गया है, लेकिन मदिरा पान का बहुत अधिक समाज में प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्यों की जो वेशभूषा थी वो साधारण थी और वे सूती, ऊनी और रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। और मुख्यतः वे लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। नीवी जो नीचे पहना जाता था, वास जो शरीर का मुख्य वस्त्र था और अधिवास जो ऊपर से धारण किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही पगड़ी को धारण किया जाता था। धनी लोग रंग बिरंगे कढ़ाई किए हुए कीमती वस्त्र भी धारण किया करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण प्रेमी थे और कर्ण शोभन, कुंभ, खादी, रुक्म, भुजबंद, नुपुर, कंकण, मुद्रिका आदि आभूषणों का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वैदिक काल में गुरु का घर ही विद्यालय हुआ करता था और जहाँ वो अपने समस्त शिष्यों को सभी विषयों की शिक्षा दिया करता था। वेदाध्ययन की सामग्री को बोलकर बार बार पाठ करवाया जाता था, जिससे वो सस्वर कंठस्थ हो जाती थी। इसी शिक्षण प्रशिक्षण की जो मौखिक परंपरा थी, उसके कारण इतना जो विशाल वैदिक साहित्य था वो अभी तक सुरक्षित रखा जा सका है। आर्यों के मनोरंजन के साधनों में नृत्य, गान, रथों की दौड़, ध्रुत क्रीड़ा प्रमुख मानी जाती थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक युगीन आर्थिक जीवन की। तो आर्यों का जो भौतिक जीवन था वो मुख्य रूप से पशुचारण, कृषि और कुटीर उद्योग धंधों पर ही आधारित था। अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन था। उनके लिए पशु ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति कहे जा सकते थे और ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पशु संपदा की वृद्धि की कामना की गई है। पुषण देवता जो हुआ करते थे वो पशुओं की रक्षा करते थे और चूंकि पशु ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धन थे, इसीलिए उनकी लगातार चोरी हुआ करती थी। इसके कारण बहुत सारे कबीलाई युद्ध भी हुआ करते थे। पशुओं में गाय सर्वाधिक प्रमुख थी और इसीलिए गविष्टि यानी गायों की खोज करना ही युद्ध का पर्याय बन गया था। गाय दान में भी दी जाती थी। गाय से दूध मिलने के अलावा हल और गाड़ी खींचने के लिए बैल भी मिलते थे। गाय का धार्मिक महत्व भी था। गाय का उपयोग विनिमय के साधन के रूप में भी हुआ करता था। यह जमीन से भी ज़्यादा मूल्यवान थी और गाय के अलावा आर्य भेड़ें, बकरियां, कुत्ते और घोड़ों को भी पाला करते थे। इनका आर्थिक जीवन में बहुत महत्व था। इन पालतू पशुओं के अलावा आर्य ऊंट, हाथी, बाघ, सिंह इत्यादि जानवरों से भी परिचित थे। ग्रामों में पशुओं के लिए चरागाह की सुविधा रहा करती थी और इनकी जो देखभाल थी वो वज्रपति किया करता था। व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए पशुओं को चिन्हित भी किया जाता था। आर्य कृषि कर्म से भी परिचित थे और हालांकि कृषि कर्म की चर्चा हमें बहुत कम मिलती है। पशुचारण की तुलना में कृषि का उस समय कम महत्व था। काठ के बने हुए हल और बैल से खेती हुआ करती थी। आर्य बीज बोना, फसल काटना और डंठलों से अनाज अलग करना भी जाना करते थे। सिंचाई का भी उल्लेख हमें इस समय मिलता है, लेकिन जो संभवतः मूल संहिता है उनमें इन विवरणों को बाद में शेपक के रूप में जोड़ा गया प्रतीत होता है। फसलों में सिर्फ यव का ही उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन संभवतः धान्य या धान भी उस समय उपजाया जाता था और जमीन पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व था वो अभी तक कायम नहीं हुआ था। कृषि के साथ साथ आर्य अन्य व्यवसायों से भी परिचित थे। पशु पक्षियों का आखेट जीविकोपार्जन का एक अन्य साधन था। बढ़ई, रथ, अस्त्र शस्त्र, घरेलू बर्तन, गाड़ियाँ व मकान बनाया करते थे। बढ़ईगरी तत्कालीन समाज में एक सामान्य दृष्टि से देखी जाती थी। वस्त्र जुलाहे बनाया करते थे। सूत काटने का काम जो था वो स्त्रियां किया करती थी। चर्मकार चमड़े से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में जो अयश शब्द हमें मिलता है उसका प्रयोग लोहा, तांबा या कांसा धातु के लिए किया गया है। कर्मकार इन धातुओं से हथियार और घरेलू उपकरण बनाया करते थे। हिरण्यकार सोने के आभूषण बनाते थे। वैद्यों या भिषक का व्यवसाय भी बहुत महत्वपूर्ण था। वे व्याधियों की रोकथाम के उपाय किया करते थे। अश्विन को देवताओं का वैद्य बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार हुआ करते थे और व्यापार करने वालों को पणि कहा जाता था। व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। हालांकि निष्क का भी उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन इसके विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ
इतिहासकारों के अनुसार निष्क सोने के आभूषण को कहते थे, किंतु अन्य निष्क का अर्थ सिक्के अथवा मुद्रा के रूप में लिया करते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शब्द है निष्क, वो सिक्के और सोने के आभूषण दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा गाय को भी मूल्य की ही इकाई माना जाता था। विदेशों से व्यापार करने के लिए जो व्यापारी थे वो समूह में जहाज में जाते थे, जिसमें 100 चप्पू हुआ करते थे। ऋग्वेद में भुजयो नामक एक व्यक्ति की कथा का उल्लेख हमें मिलता है, जिसको अश्विन ने 100 चप्पुओं वाले जहाज से बचाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार वाणिज्य था वो समाज की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग था। इस प्रकार हमें ऋग्वैदिक कालीन समाज और आर्थिक जीवन की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं।